वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है यस सरस्वती, जिसमें वरलक्ष्मी और उसी तरह से काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया। इस मूवी की डायरेक्टर खुद वरलक्ष्मी है। कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह क्लाइमैक्स में एक और ट्विस्ट भी रिवील होता है जो मुझे तो प्रेडिक्टेबल ही लगा, लेकिन कहानी बहुत ही डिसेंट है। एक बार जरूर देख सकते हैं। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की मेन कैरेक्टर लक्ष्मी को दिखाया जाता है। इसकी एक 12 या 13 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है सरस्वती। ये दोनों माँ बेटी हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद लक्ष्मी का हस्बैंड मौजूद नहीं, सम काइंड ऑफ ए सिंगल मदर होती है ये। खैर रोजमर्रा की तरह लक्ष्मी अपनी बेटी को उसके स्कूल के पास ड्रॉप करने लगती है। शायद आज रिपब्लिक डे होता है और उसी तरह से सरस्वती का बर्थडे भी। सरस्वती अपनी माँ से शिकायत करने लगती है कि माँ आज मेरा बर्थडे है और तुमने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। लक्ष्मी वादा करने लगती है, अरे सॉरी बेटा, तुम जब घर आओगी ना मैं तुमको अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। लक्ष्मी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्स की तरह काम करती रहती है। वहाँ के काफी सारे पेशेंट्स लक्ष्मी को बहुत लाइक करते रहते हैं। सारे लोगों से अच्छे तरीके से बात करती, चिल तरीके से रहती। लक्ष्मी को थोड़ा टाइम मिलने के बाद अपनी बेटी सरस्वती के लिए एक वॉच खरीदकर इसको रैप करने लगती है, मतलब गिफ्ट देने के लिए अपनी बेटी को। वहाँ की सारी स्टाफ भी लक्ष्मी से यही बात कहने लगते हैं कि आज सरस्वती का बर्थडे है ना, मेरी तरफ से भी उसे विश कर दो। शाम होने के बाद लक्ष्मी अपनी बेटी के स्कूल पर जाती है उसको पिक करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली काफी सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसकी बेटी बाहर ही नहीं आती। बहुत देर वेट करने के बाद वो स्कूल के अंदर जाती है। वहाँ की मैडम कहने लगती है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आपकी बेटी को बुलाकर लेकर आती हूँ। लक्ष्मी उस टीचर को अपनी बेटी का नाम, क्लास का नाम भी बोलने लगती है। तो वो टीचर सरस्वती नाम की एक लड़की को लक्ष्मी के पास लेकर आती है। लक्ष्मी इस बच्ची को देखकर कहने लगती है कि मैडम ये बच्ची मेरी बेटी नहीं है। वो टीचर कहने लगती है कि हमारे स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में यही एक लौती सरस्वती है, लगता है आप ही कुछ कंफ्यूज हो चुके हो। लक्ष्मी कहने लगती है, अरे मैडम आप क्या बात कर रहे हो, मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ाई करती है, आज सुबह भी मैंने ड्रॉप किया। तो वो टीचर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर पूछने लगती है। वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है, अरे मैडम काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, किस किस को याद रखूं मैं। ये सुनने के बाद लक्ष्मी अपनी बेटी को बुलाते हुए उस स्कूल के अंदर जाकर हर एक क्लास में तलाश करती रहती है। वो टीचर कहती रहती है कि शायद मैडम आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपकी बेटी दूसरे स्कूल में पढ़ाई करती होगी, भूलकर आप यहाँ पर आ गई। लेकिन लक्ष्मी किसी की बातों पर यकीन नहीं करती। वहाँ के वाइस प्रिंसिपल को बुलाने पर वो वीपी भी लक्ष्मी से ही बात कहने लगती है कि आपकी बेटी यहाँ पर पढ़ाई नहीं करती। लक्ष्मी से तंग आकर वो वीपी एक पुलिस वाले को यहाँ पर बुलाती है। वो पुलिस वाला वहाँ के टीचर्स को बुलाकर उसी सरस्वती के बारे में पूछने पर सारे टीचर्स का यही कहना होता है कि 7th स्टैंडर्ड में एक ही सरस्वती है और लक्ष्मी का कहना है कि वो बच्ची इसकी बच्ची नहीं है। पुलिस वाला लक्ष्मी से आईडी कार्ड के बारे में पूछने पर लक्ष्मी कहने लगती है, अरे सर बच्ची का आईडी कार्ड मेरे पास कैसे होगा, बच्ची के पास ही होगा ना। पुलिस वाला वीपी से सीसीटीवी कैमरास के बारे में पूछने लगता है। वीपी कहने लगती है कि सर कैमरास कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला 7th क्लास के स्टूडेंट्स को बाहर बुलाकर सरस्वती के बारे में पूछने पर कोई भी स्टूडेंट सरस्वती के बारे में नहीं जानता होता, मतलब उसको पहचानते ही नहीं होते। और इसी तरह लक्ष्मी उस पुलिस वाले को अपनी बेटी के 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बोलने लगती है, लेकिन वैसे नाम वाले भी इस स्कूल में नहीं होते। ये सारी चीजें देखकर वो पुलिस वाला लक्ष्मी से कहने लगता है कि आपने कहा था कि आपकी बेटी का आज बर्थडे है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गई होगी। 24 आवर्स गुजरने के बाद ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। सो लक्ष्मी जी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। लक्ष्मी मायूस होकर वापस अपने घर पर आकर अपनी बेटी की तलाश करने लगती है कि शायद इसकी बेटी वापस घर आ चुकी होगी, लेकिन इसकी बेटी घर में भी मौजूद नहीं होती। आसपास के लोगों के पास जाकर पूछताछ करने पर भी नो यूज, सरस्वती किसी के घर पर मौजूद नहीं होती। सारा दिन अपनी बेटी की तलाश करती रहती है, इवन रात भी हो जाती है, लेकिन इसकी बेटी का कुछ भी अता पता नहीं होता। जब फाइनली थक कर घर पर बैठी होती है तभी लक्ष्मी का फोन रिंग होने लगता है। फोन करने वाली सरस्वती ही होती है। लक्ष्मी पूछने लगती है, अरे सरस्वती कहाँ पर हो तुम। सरस्वती कहने लगती है कि माँ मैं स्कूल में ही हूँ, 3 अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब की हरकतें की माँ, मैं दूसरे फोन से तुमको फोन कर रही हूँ। सरस्वती अपने लोकेशन के बारे में बताने पर लक्ष्मी फटाफट से उस स्कूल पर जाकर एक रूम का ताला तोड़कर उस रूम के अंदर जाने पर सरस्वती बेचारी
नीचे पड़ी होती है। इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि किसी ने इसके साथ अत्याचार किया। लक्ष्मी कहने लगती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, अब मम्मा आ चुकी है ना, चलो हम फटाफट से हॉस्पिटल पर चलते हैं। लेकिन बेचारी सरस्वती बहुत ही वीक होती है, वो हिल भी नहीं सकती। इसी बातों में लक्ष्मी की गोद में सरस्वती की मौत भी हो जाती है। ये देखकर लक्ष्मी बेचारी बहुत फूट फूट के रोने लगती है। यही कहने लगती है कि सरस्वती जाग जाओ बेटा, होश में आओ, मैं हूँ तुम्हारी माँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तभी लक्ष्मी को वहाँ पर एक फोन नजर आता है। उस फोन में यही वीडियो होता है, मतलब 3 लोगों ने सरस्वती के साथ अत्याचार किया, वही वीडियो होता है। यह वीडियो देखकर लक्ष्मी को घिन आकर उस फोन को ही दूर फेंक देती है, अपनी आंखों से देख ही नहीं पाती। खैर सुबह होने के बाद लक्ष्मी पुलिस स्टेशन पर जाकर उसी पुलिस वाले से मुलाकात करके अपनी बेटी के बारे में बताने लगती है कि सर कल रात मेरी बेटी ने स्कूल से ही फोन किया, मेरी बेटी के साथ 3 लोगों ने अत्याचार किया, बाद में मैंने अपनी बेटी की लाश को किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया सर। यह सुनने के बाद वो पुलिस वाला शॉक में रह जाता है। क्या दफना दिया? अगर तुमने अपनी बेटी की लाश को दफना दिया तो एविडेंस कहाँ से रहेंगे? उन मुजरिमों को सजा कैसे मिलेगी? तुमने अनजाने में एक बहुत बड़ा क्राइम किया, पहले तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए। लक्ष्मी कहने लगती है सर उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अगर मेरी बेटी का केस आपके सामने लाती तो मीडिया वालों को पता चलती, ये मीडिया वाले और सोसाइटी मेरी मरी हुई बेटी को और मार देते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती सर, इसलिए मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की लाश को दफना दिया। पुलिस वाला दोबारा डांटने लगता है, तुम एक नर्स होकर ऐसी कैसी हरकत कर सकती हो? अरे पोस्टमार्टम नाम की भी कोई चीज होती है, चलो मुझे फटाफट से वो एरिया दिखाओ जहाँ पर तुमने अपनी बेटी को दफनाया। सो लक्ष्मी उसी तरह से पुलिस वाले को उस कब्रिस्तान पर ले जाती है। वहाँ पर खुदाई करने पर कोई भी डेड बॉडी नजर नहीं आती। लक्ष्मी कहने लगती है कि सर मैंने अपनी बेटी को यहीं पर दफनाया सर, कल रात। पुलिस वाला कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक भी एविडेंस नहीं है। लक्ष्मी कहने लगती है सर एक एविडेंस है, मोबाइल फोन। इस तरह से लक्ष्मी उस पुलिस वाले को उस कमरे पर लाती है। कल रात एक फोन को फेंका था ना इसने। सो यहाँ पर भी कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस वालों को कोई भी फोन नजर नहीं आता, नथिंग क्लू, नो एविडेंस एट ऑल। वो पुलिस वाला लक्ष्मी को दोबारा बहुत डांट कर वहाँ से चला जाता है कि खामखा तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। उसके बाद लक्ष्मी काफी सारे लॉयर से मिलकर इसका केस लड़ने के लिए कहती है, लेकिन लक्ष्मी के पास कोई भी एविडेंस न होने की वजह से एक भी लॉयर इसका केस नहीं लेता। इसी दरमियान में लक्ष्मी को रामानुजम नाम के एक लॉयर के बारे में पता चलता है। स्पेशली रामानुजम के बारे में बात करें, जिस केस में इसको न्याय नजर आता है वही केस को लड़ता है। अब तक इसने एक भी केस नहीं हारा। फीस गई भाड़ में, न्याय इम्पोर्टेंट है इसके नजर में। सो लक्ष्मी इसी रामानुजम से मिलने के लिए इसके पास आकर अपने केस के बारे में बताने लगती है। इसके केस के बारे में सुनने के बाद रामानुजम कहने लगता है कि तुम्हारे केस में एक भी एविडेंस नहीं, कोर्ट एविडेंस चाहता है, ना ही कि कहानियाँ। तुम्हारा केस जीतना इम्पॉसिबल है। यह सुनने के बाद लक्ष्मी जब यहाँ से जाने ही वाली होती है तभी रामानुजम कहने लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारे आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। एक माँ अपनी बेटी के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए मैं तुम्हारे केस को लड़ूंगा। सो पहले तो बाद में रामानुजम का असिस्टेंट लक्ष्मी के केस के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। एट द सेम टाइम रामानुजम उस पुलिस वाले के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि आपने लक्ष्मी का केस क्यों नहीं लिया। वो पुलिस वाला भी एक्सप्लेन करने लगता है कि लक्ष्मी के पास एक भी एविडेंस नहीं ये प्रूव कर सके कि उसकी बेटी उस स्कूल में पढ़ती थी, उसकी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, उसने अपनी बच्ची को दफनाया, एक भी क्लू नहीं। तो ऐसे में हम मिसिंग कंप्लेंट कैसे ले सकते हैं? उसके बाद लक्ष्मी का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। रामानुजम जज साहब को लक्ष्मी के केस के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। जज भी शॉक में रह जाता है कि इस केस में एक भी एविडेंस नहीं, तो मैं किस आधारित पर इस केस को अप्रूव करूं? रामानुजम कहने लगता है, हाँ जज साहब, मैं भी मानता हूँ कि इस केस में एविडेंस नहीं है, लेकिन इस केस में एक माँ की ममता ही बहुत बड़ा सबूत है। और इसी तरह जज को कुछ सेक्शंस के नंबर्स बताते हुए कहने लगता है कि इस केस में सबूतों को ढूंढा जाए। मतलब कुछ सेक्शनों के हिसाब से अगर केस में सबूत ना हो तो पहले सबूतों को ढूंढा जाए। इसके बलबूते पर इस केस को अप्रूव करने के लिए कहता है, तो जज भी इसकी परमिशन दे देता है। उसके बाद रामानुजम उस स्कूल के स्टाफ को कटघरे पर बुलाकर लक्ष्मी के बेटे के बारे में पूछताछ करने लगता है। सारे लोग एक ही स्टेटमेंट देने लगते हैं कि लक्ष्मी की बेटी इनकी स्कूल में पढ़ाई नहीं करती। 7th स्टैंडर्ड में एक ही सरस्वती है और वो सरस्वती लक्ष्मी की बेटी नहीं। चाहे तो आप पुराने रजिस्टर्स को भी चेक कर सकते हो। रामानुजम वीपी से प्रिंसिपल के बारे में पूछने लगता है कि आपके स्कूल में इतना सारा कांड हो रहा है लेकिन प्रिंसिपल मौजूद नहीं। वीपी कहने लगती है कि एक्चुअली
उस दिन प्रिंसिपल शहर में ही नहीं थे, वो तो लॉन्ग लीव पर है। रामानुजम कहने लगता है कि जज साहब, मैंने उस प्रिंसिपल के बारे में इंक्वायरी किया, उस दिन प्रिंसिपल शहर में ही था। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस प्रिंसिपल को कटघरे में बुलाया जाए। सो दूसरी सुनवाई पर उस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। रामानुजम इस प्रिंसिपल से कुछ लोगों के नाम बताते हुए यही बात पूछने लगता है कि आप इन लोगों को जानते हो? प्रिंसिपल कहने लगता है, हाँ, हम लोग काफी सालों से एक दूसरे के फ्रेंड्स है। रामानुजम कहने लगता है कि आप लोगों की उम्र तो 50 साल के ऊपर थी और आपने एक छोटी बच्ची के साथ अत्याचार किया, क्या शर्म नहीं आप लोगों को? प्रिंसिपल यही बात कहने लगता है कि जज साहब, सच में मैं उस दिन शहर में ही मौजूद नहीं था। इसी आर्गुमेंट के दरमियान में लक्ष्मी रामानुजम को अपने पास बुलाने लगती है। जब रामानुजम लक्ष्मी के पास आता है, लक्ष्मी कहने लगती है कि सर, ये बंदा प्रिंसिपल नहीं है। यह सुनने के बाद रामानुजम के होश उड़ जाते हैं। लक्ष्मी से कहने लगता है कि यही बंदा प्रिंसिपल है, पिछले 15 सालों से स्कूल में काम कर रहा है। लक्ष्मी कहने लगती है कि सर, उस वीडियो में जो 3 लोग थे उनमें से ये बंदा नहीं था सर। तभी जज रामानुजम से पूछने लगता है कि तुम दोनों के बीच क्या खुसर-फुसर चल रही है? रामानुजम कहने लगता है कि सॉरी जज साहब, मेरी क्लाइंट थोड़ा मेंटल ट्रोमा में है। इनका कहना है कि ये बंदा स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। ये बात सुनते ही सारे कोर्ट में बहुत हंगामा होने लगता है। जज दोबारा इस केस को पोस्टपोन करने लगता है। खड़े होने के बाद रामानुजम लक्ष्मी से कहने लगता है कि सारे कोर्ट में तुमने मेरी इज्जत निकाल दी। अरे, अगर तुम पहले ही मुझे सारी डिटेल्स बता देती तो बात यहाँ तक नहीं आती। इस तरह से उस स्कूल का एल्बम लक्ष्मी के सामने रखकर उन तीनों को पहचानने के लिए कहता है जिन्होंने सरस्वती के साथ अत्याचार किया। सो लक्ष्मी उसी तरह से उस एल्बम को घुमाते हुए उन तीनों का चेहरा पहचान कर रामानुजम को बताने लगती है। वो देखकर रामानुजम शॉक में रह जाता है। क्या तुमको पक्का यकीन है वो तीनों यही तीनों है? लक्ष्मी कहने लगती है कि मैं इन तीनों का चेहरा कभी नहीं भूल सकती सर। रामानुजम कहने लगता है कि सच में मैं तुम्हारे केस में बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, सॉरी। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। उसी रात लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत से मुलाकात करती है जो पहले इसकी पेशेंट हुआ करती थी। वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि मैडम, मुझे कलेक्टर अच्छी तरह से पता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह से दूसरे दिन लक्ष्मी कलेक्टर से मिलकर यही बात कहने लगती है कि सर, मेरी बेटी को 3 लोगों ने अत्याचार करके मार दिया। वो कलेक्टर कहने लगता है तो पहले आप पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करिए। लक्ष्मी कहने लगती है कि सर, मैं वहाँ पर गई थी लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इस तरह से एक गन निकालकर उस कलेक्टर को शूट करके मार देती है। बाद में एक और बंदे को बीच सड़क पर मार देती है शूट करके। नेक्स्ट हाई कोर्ट में जाकर एक लॉयर को भी मार देती है। बाद में लक्ष्मी उसी पुलिस वाले के पास आकर अपना जुर्म कबूल करने लगती है, मतलब सरेंडर हो जाती है। उसके बाद क्या था, लक्ष्मी का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। जज शॉक में रहकर लक्ष्मी से पूछने लगता है, अरे क्या हो तुम, 1 घंटे में 3 पब्लिक सर्वेंट्स को मार दिया तुमने। एक सीरियल किलर भी सोच समझकर प्लान करके मारता है, लेकिन तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरकार उन तीनों को क्यों मारा तुमने? लक्ष्मी कहने लगती है कि जज साहब, आप उनके ओहदे को ही देख रहे हो, लेकिन मैं उनके अंदर हैवान को देखकर उन तीनों को मार दिया। उन्हीं तीनों ने मेरी बेटी के साथ अत्याचार करके मार दिया। तुम लोगों के नजरिए में एक क्राइम हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाया। अब रामानुजन भी इस केस में कुछ भी नहीं कह सकता, जिसकी वजह से कोर्ट लक्ष्मी को रिमांड पर भेज देती है। उसके बाद रामानुजम और उसका असिस्टेंट इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि सर, लक्ष्मी एक नर्स होने के बावजूद भी 3 पब्लिक सर्वेंट्स को खुलेआम मार दिया, जिसका मतलब उसके अंदर कितनी आग भड़क रही होगी। रामानुजम भी कहने लगता है कि लक्ष्मी ने उन तीनों को मारा, इसके रिलेटेड एक भी सबूत नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मी क्यों पुलिस के पास जाकर सरेंडर हुई। उसके बाद रामानुजम मुंबई जाता है लक्ष्मी के हस्बैंड से मिलने के लिए, आदित्य। एक्चुअली इन दोनों का डिवोर्स कब का हो चुका होता है। यह आदित्य मुंबई में एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। लक्ष्मी के बारे में कुछ बातें बताने के लिए कहता है, तो आदित्य अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक रामानुजम को बताने लगता है। आदित्य पहली बार लक्ष्मी को ऑपरेशन थिएटर में देखा था, जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही थी। अब एक ही हॉस्पिटल होने की वजह से धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। फाइनली एक दिन आदित्य लक्ष्मी को प्रपोज करने पर लक्ष्मी भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि लक्ष्मी अनाथ होती है, किसी एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। खैर जो भी हो, लक्ष्मी और आदित्य की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लक्ष्मी एक छोटी सी डिमांड रखने लगती है कि लक्ष्मी अभी बच्चा नहीं करना चाहती। सो आदित्य भी इसके लिए राजी हो जाता है। सो प्रेजेंट पर रामानुजम आदित्य से कहने लगता है कि शायद आपको लक्ष्मी के बारे में नहीं पता, 3 पब्लिक सर्वेंट्स ने आपकी बेटी के साथ अत्याचार किया और लक्ष्मी इन तीनों को मारकर जेल चली गई। आदित्य शौक में रहकर पूछने लगता है
क्या मेरी बेटी? एक्चुअली हम दोनों की कोई संतान ही नहीं है। इसी बात को लेकर तो हम दोनों सेपरेट हो गए। एक्चुअली शादी होने के बाद आदित्य के पेरेंट्स आदित्य से बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि कब तुम हमारे हाथों में पोता दोगे। आदित्य लक्ष्मी के इसी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन लक्ष्मी अभी भी बच्चे के लिए रेडी नहीं होती। सो इसी बात से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो आदित्य ये बात कहने लगता है कि हम दोनों बच्चों के लिए ही सेपरेट हो गए तो मेरी बच्ची कैसे हो सकती है। रामानुजम का असिस्टेंट लक्ष्मी के बारे में इंक्वायरी करने पर लक्ष्मी का कोई बीएफ नहीं होता, मतलब किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं, और इसी तरह से लक्ष्मी ने दूसरी शादी भी नहीं की। सारे लोगों का यही कहना होता है कि लक्ष्मी की दुनिया उसकी बेटी ही है, हमेशा उसकी बेटी की ही फिक्र रहती है उसको। एट द सेम टाइम रामानुजम उस कब्रिस्तान पर जाकर वहाँ के गार्ड से उस रात का इंसिडेंट पूछने लगता है, तो ये गार्ड एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि जिस रात लक्ष्मी अपनी बेटी को दफनाया था उस रात लक्ष्मी यहाँ पर आई थी, लेकिन लक्ष्मी के साथ किसी की भी लाश नहीं थी। मतलब कब्रिस्तान पर लक्ष्मी ऐसे आ रही थी जैसे इसके हाथ में कुछ है। उसने गड्ढा खोदकर दोबारा मिट्टी डाल दिया। मैंने पुलिस वालों को उस दिन बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले मेरी बात को नहीं माना, और उसी तरह मैंने सोचा कि इस पुलिस के चक्कर में मैं क्यों पड़ूं, इसलिए इस बात को मैं छोड़ दिया। उसके बाद रामानुजम दोबारा आदित्य को कॉल करके सरस्वती की फोटो भेजकर इसे पहचानने के लिए कहता है। आदित्य कहने लगता है क्या सर ये तो लक्ष्मी की ही फोटो है, बचपन की फोटो। तो ये सारी चीजें देखकर रामानुजम को एक बात समझ में आती है कि सच में लक्ष्मी की कोई बेटी है ही नहीं। उसके बाद रामानुजम अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को अपने पास बुलाकर इसी लक्ष्मी के केस के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। वो डॉक्टर कहने लगता है कि लगता है लक्ष्मी की लाइफ में कोई ट्रॉमा है, मतलब शायद उसकी बच्ची का कोई मिसकैरेज हुआ होगा या तो फिर उसके साथ कोई अजीब की घटना हुई होगी। ऐसे कुछ ट्रॉमास के वजह से काफी सारे लोगों को फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर होता है। लगता है लक्ष्मी को ऐसा ही कुछ हुआ है। ऐसे लोगों को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच कुछ भी समझ में नहीं आता। सच्चाई पता करने का एक ही रास्ता है और वो है हिप्नोटिज्म। सो रामानुजम उसी तरह से अपने फ्रेंड डॉक्टर को लक्ष्मी के पास ले जाता है जेल, उसको हिप्नोटाइज करके लक्ष्मी के पास्ट के बारे में जानने के लिए। लक्ष्मी भी इसका कोऑपरेट करने लगती है। सो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब वही लक्ष्मी की कहानी को दिखाया जाता है। लक्ष्मी अपने माँ बाप की एक लौती बेटी होती है। इसका फादर एक कैमरामैन होता है। एक दिन रोजमर्रा की तरह लक्ष्मी के पेरेंट्स लक्ष्मी को उसके स्कूल के पास ड्रॉप करते हैं, और इसी तरह आज इंडिपेंडेंस डे होता है। उसी के साथ साथ लक्ष्मी का बर्थडे भी। लक्ष्मी के स्कूल पर वही 3 लोग आए होते हैं स्पीच देने के लिए, जिनको लक्ष्मी ने गोली मारकर मार दिया। एक बंदा उस स्कूल का प्रिंसिपल होता है, दूसरा बंदा पुलिस वाला, तीसरा बंदा लॉयर। स्कूल में प्रोग्राम खत्म होने के बाद लक्ष्मी सारे लोगों को चॉकलेट्स बांटती रहती है। आज इसका बर्थडे है, तो उसी तरह प्रिंसिपल के रूम पर भी जाकर उस प्रिंसिपल को उसी तरह से उसके दोनों फ्रेंड्स को भी चॉकलेट्स बांटने लगती है। अब इस लक्ष्मी को देखकर ये तीनों सोच लेते हैं कि आज इसके साथ एंजॉय करेंगे। इस तरह से तीनों इसके साथ आरएपी करने लगते हैं। अब बहुत देर के बाद लक्ष्मी के पेरेंट्स स्कूल पर आते हैं लक्ष्मी की तलाश करते हुए। सारे स्टूडेंट्स तो जा चुके होते हैं। टीचर्स और वहाँ की स्टाफ इन दोनों से ही बात कहने लगते हैं कि स्कूल में एक भी स्टूडेंट नहीं है। सारे स्कूल में तलाशी लेने पर सच में लक्ष्मी के पेरेंट्स को लक्ष्मी नजर ही नहीं आती। सोचने लगते हैं कि शायद किसी फ्रेंड के घर पर गई होगी, लेकिन हर जगह पर पूछताछ करने पर लक्ष्मी का कोई अता पता ही नहीं होता, ना मोहल्ले में ना फ्रेंड्स के पास। फाइनली रात होने के बाद लक्ष्मी स्कूल के लैंडलाइन फोन से अपने घर को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि माँ मैं स्कूल में ही हूँ, 3 अंकल्स ने मेरे साथ गंदी हरकत की। तो लक्ष्मी के पेरेंट्स फटाफट से स्कूल पर जाकर प्रिंसिपल के रूम पर देखने पर सच में वहाँ पर लक्ष्मी पड़ी होती है। यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया मैं, लक्ष्मी का पूरा नाम होता है लक्ष्मी सरस्वती। डॉक्टर लक्ष्मी का ट्रीटमेंट करने के बाद इसके पेरेंट्स के पास आकर कहने लगती है कि बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, उसके बच्चेदानी निकालना पड़ा हमको, लक्ष्मी कभी भी माँ नहीं बन सकती। लक्ष्मी के पेरेंट्स कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन कोर्ट सबूत मांगती है। ये बात जानने के बाद लक्ष्मी अपने पेरेंट्स से कहने लगती है कि माँ मेरे पास सबूत है। बात ये थी कि जब लक्ष्मी के साथ वो तीनों अत्याचार कर रहे थे उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि अगर आगे जाकर लक्ष्मी के फैमिली वाले इन पर केस किया तो यही वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करेंगे। अब लक्ष्मी को ऑलरेडी कैमरास के बारे में सब कुछ आइडिया होता है, तो उस कैमरे में की कैसेट निकालकर साइड में रख देती है। तो लक्ष्मी का फादर उस स्कूल पर जाकर उस कैसेट को हासिल कर लेता है। ये दोनों एक अच्छे से लॉयर को ढूंढकर इनका केस लड़ने के लिए कहते हैं, वो सबूत देकर। लेकिन कोर्ट में आने के बाद वो लॉयर जज को
एक भी सबूत नहीं दिखाता, मुकर जाता है। सुनवाई खत्म होने के बाद लक्ष्मी का फादर उस लॉयर से इसके बारे में पूछने पर वो लॉयर कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, उन लोगों ने मुझे भी धमकाया, अगर मैंने वो सबूत कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी बेटी का भी आपकी बेटी के जैसा हाल होगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि उन तीनों के पीछे एक बहुत बड़ा एमएलए होता है। इस एमएलए को देखकर लक्ष्मी की माँ इसको थप्पड़ मारने लगती है, बहुत गालियाँ भी देने लगती है। सारे लोगों के सामने एमएलए की बेइज्जती करने की वजह से वो एमएलए लक्ष्मी के पेरेंट्स को लक्ष्मी की आंखों के सामने ही जलाकर मार देता है। अब प्रेजेंट डे पर लक्ष्मी तो हिप्नोटाइज कंडीशन में होती है ना, बहुत रोने लगती है, मतलब बहुत चीखने चिल्लाने लगती है। अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए डॉक्टर लक्ष्मी को बेहोशी की दवाई देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद रामानुजम उस पुराने लॉयर और उसी तरह से उस डॉक्टर से मुलाकात करके लक्ष्मी के बारे में पूछताछ करने पर वो लोग भी लक्ष्मी के बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं। रामानुजम जज के पास आकर कहने लगता है कि सर, कल लक्ष्मी की सुनवाई है और मैं ये चाहता हूँ कि उस सुनवाई पर लक्ष्मी ना आए। पहले तो जज मना करने लगता है कि बिना अक्यूज के केस कैसे लड़ सकते हो तुम, लेकिन रामानुजम रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर, मैं कोर्ट के सामने लक्ष्मी का एक सच बताने वाला हूँ, उसके लिए लक्ष्मी कोर्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो वो जज भी इसके लिए परमिशन दे देता है। सो बाद में लक्ष्मी का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। रामानुजम जज साहब को फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। सो वही डिसऑर्डर लक्ष्मी को हुआ है। लक्ष्मी जब 13 साल की उम्र में थी उस वक्त उसके साथ अत्याचार हुआ था। लक्ष्मी के पेरेंट्स मरने के बाद लक्ष्मी ऑर्फनेज में पली बड़ी, नर्सिंग कंप्लीट किया। एक दिन इसकी मुलाकात आदित्य से हुई, उन दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो दोनों जुदा हो गए, जिसकी वजह से लक्ष्मी दोबारा अकेली हो गई। उसी अकेलेपन की वजह से लक्ष्मी को वो ट्रॉमा दोबारा ट्रिगर हुआ। इसके साथ जो घटना पेश आई, लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ इमेजिनेशन करने लगी। हालांकि लक्ष्मी की कोई बेटी है ही नहीं। जज के सामने कुछ गवाहों को भी सामने रखता है, जैसे वो डॉक्टर, उस टाइम का वो पुराना लॉयर। तो सब कुछ सुनने के बाद जज कहने लगता है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे थोड़ा समय चाहिए फैसला सुनाने के लिए। दूसरे दिन रामानुजम लक्ष्मी से मिलने के लिए जेल पर आता है और एक्चुअली आज अगस्त 15 होता है और कहने लगता है कि कल फाइनल हियरिंग है। लक्ष्मी, कल तुमको तो कोर्ट में आना पड़ेगा। जब रामानुजम और उसका असिस्टेंट बाहर जा रहे होते हैं तो जेल में के सारे पुलिस वाले किसी जगह पर भागते रहते हैं। शॉकिंगली लक्ष्मी एक और बंदे को बार बार स्टैप करके मार चुकी होती है। एक्चुअली ये बंदा वही एमएलए होता है जिसने लक्ष्मी के पेरेंट्स को मारा था। रामानुजम तो शॉक में रह जाता है, मैं तो लक्ष्मी को बचाने की कोशिश में था, ये दोबारा एक और हत्या कर दिया। लक्ष्मी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद लक्ष्मी यही बात कहने लगती है कि उसी की वजह से मेरी बेटी मर गई। जज कहने लगता है कि क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए कोर्ट है। लक्ष्मी कहने लगती है कि मैं यही उम्मीद से कोर्ट के पास आई थी, लेकिन जज साहब मुझे इंसाफ नहीं मिला। जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो घर वाले लड़की को ही यही बात कहते रहते हैं कि ढंग से बैठना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। यही सारी बातें एक लड़के को क्यों नहीं बताते? अगर लड़कों को बताते तो ऐसे लड़के लड़कियों के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखते। नेशनल बर्ड या एनिमल को मारने पर उसको बेल तक नहीं मिलती, लेकिन कोई बंदा एक लड़की का अत्याचार करने पर उसको तुरंत बेल मिल जाती है, बाहर अच्छे से घूमते रहता है वो। ये काहे का इंसाफ है जज साहब? उल्टा विक्टिम और उसके घर वाले बहुत डरते रहते हैं। हमको क्यों डरना चाहिए जज साहब? हमने थोड़ी गुनाह किया। तभी पीपी लक्ष्मी से कहने लगता है कि देखो लक्ष्मी, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। ये बात बोलते ही लक्ष्मी को दोबारा कुछ ट्रॉमा होने लगता है। कहने लगती है नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, उसका नाम है सरस्वती। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी की कंडीशन को देखकर जज लक्ष्मी को सजा सुनाने के बजाय उसको मेंटल असाइलम में भेज देता है। यह सब कुछ होने के बाद रामानुजम लक्ष्मी से मिलने के लिए मेंटल असाइलम पर आता है। लक्ष्मी रामानुजम को बहुत थैंक यू बोलने लगती है कि सर मुझे इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन आपने मेरे लिए लड़ा, वही काफी है। रामानुजम जब वहाँ से जा रहा होता है तो लक्ष्मी की कुछ बातें इसको याद आने लगती है। पलटकर जब वो दोबारा लक्ष्मी के पास जाता है तो शॉकिंगली उसके पास आदित्य होता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। शादी होने के बाद आदित्य के पेरेंट्स आदित्य से बच्चा मांगने लगे थे। सो लक्ष्मी बहुत ही हिम्मत जुटाकर एक दिन आदित्य के करीब जाने लगती है, लेकिन लक्ष्मी को वही ट्रॉमा याद आने लगता है। इसीलिए लक्ष्मी ने आदित्य से कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लक्ष्मी का सच आदित्य जानता है। पूछने लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी कहने लगती है कि मैं उन चारों को मार दूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। यह सुनने के बाद आदित्य लक्ष्मी को एक प्लान बताने लगता है, वही फैंटेसी प्रो डिसऑर्डर का। मतलब लक्ष्मी ने अब तक जो किया वो सब कुछ नाटक था। लक्ष्मी और आदित्य यही चाहते थे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। आदित्य ने ही लक्ष्मी को रामानुजम के बारे में बताया था
कि वो बहुत ही सिंसियर लॉयर है। इन शॉर्ट में बात करें तो लक्ष्मी और आदित्य केस जीतने के लिए मतलब उन चारों को मारने के लिए रामानुजम का इस्तेमाल किया। सच्चाई सुनने के बाद रामानुजम भी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।